अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन फ्रॉम द गायनी पॉइंट ऑफ व्यू। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे यूक्यू, दैट इज़ एक्चुअली द कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन। आपको पता है कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट जो है मेथड्स होते हैं, उसमें से हमें पता होना चाहिए कि जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की जो आइडियल है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो ये आपका प्रॉफ में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आपसे पूछते हैं कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं या 6 लिखते हैं या 8 लिखते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सबसे पहले तो वो सेफ़ होना चाहिए कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा जो है वो पेशेंट को ना हो। ठीक है, कोई भी फीमेल आपके पास आती है वो ये चाहती है कि मुझे कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हो, तो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को सेफ़ होना ज़रूरी है, उसको इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है कि वो फ़ायदेमंद भी हो, कॉन्ट्रासेप्शन दे भी। ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हुए भी जो है उसको प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, सो इट शुड बी इफ़ेक्टिव, देन इट शुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, कि वो जो लोग हैं, जो फीमेल्स हैं, जो इनको यूज़ करती हैं, वो इनको एक्सेप्ट भी करती हों उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। फिर क्या आ जाता है कि इनएक्सपेंसिव मीन्स के इतनी ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। ठीक है, देन रिवर्सिबल होना चाहिए। लाइक अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है कि वो उसको रिवर्स कर सके, लाइक कॉन्ट्रासेप्शन 5 साल के लिए कोई यूज़ करना चाहता है, कोई 10 साल के लिए यूज़ करना चाहता है, कोई 3 साल के लिए यूज़ करना चाहता है, कोई जो है वो 1 साल के लिए यूज़ करना चाहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो फीमेल्स कितनी देर के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाहती हैं वो उनको मिल जाए, लेकिन जब दिल करे उसको हम रिवर्स भी कर सकें। ठीक है, तो ये इस तरह का होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, सिंपल टू एडमिनिस्टर। ठीक है, लाइक उसमें इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए कि इसको यूज़ करने में मसला हो। ठीक है, ईज़िली जो है वो समझ आ जाए कि किस तरह से एडमिनिस्टर करना है। फिर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वाइटस है, और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, और लिटिल और नो मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, इसमें से आप जो है कुछ याद कर लें, 6 याद कर लें, 7 याद कर लें। तो ये सारी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई माइंड में हो, इनमें से कोई भी आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन के बाद हम देखते हैं कि जो भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, क्या आपको पता है सबसे पहले क्या होता है फीमेल के अंदर? अगर हम बात करें तो क्या हो रहा होता है, एग प्रोड्यूस हो रहा होता है ओवरी के अंदर से, और मेल्स में से क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और जब जो है दे परफॉर्म देयर इंटरकोर्स, तो क्या होता है कि स्पर्म्स जो है दे डिपोजिट इनटू द विजाइना। ठीक है, फिर विजाइना में जब वो चले जाते हैं स्पर्म्स, तो वो फिर वो सर्विक्स में से गुज़रते हैं, फिर वो यूट्रस में जाते हैं, फिर यूट्रस में जाते हैं और वहाँ पे जाके जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी एंट्रेंस में जाते हैं, वहाँ पे स्पर्म को एग मिलता है, फिर स्पर्म उसको जो है एग को फर्टिलाइज़ करता है, फिर एक एम्ब्रियो बन जाता है, फिर एम्ब्रियो जाके जो है इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, और फिर बेबी जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। ऐसे ही होता है ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है प्रेगनेंसी को होने से रोकना है, तो हम इन स्टेप्स के ऊपर काम करेंगे। या तो हम ओवुलेशन नहीं होने देंगे, या हम स्पर्म को नहीं अंदर जाने देंगे, या स्पर्म अगर अंदर चला जाता है तो उसको हमें मारना पड़ेगा किसी ना किसी तरह, या अगर वो अंदर चला जाता है तो उसके रास्ते को अपने ब्लॉक करना है कि किसी तरह वो हमारे एग के पास ना पहुँचे। और अगर वो एग के पास पहुँच जाता है तो हम ये चाहते हैं कि उनकी फर्टिलाइजेशन ना हो एग और स्पर्म की, और हम क्या चाहते हैं कि इम्प्लांटेशन ना हो। ठीक है, ये चीज़ें हमने ब्लॉक करनी है ना, तो उसके मुताबिक हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्या है कि हमने ओवुलेशन को प्रिवेंट करना है। तो ओवुलेशन मतलब एग की प्रोडक्शन हमने नहीं होने देनी, तो उसके लिए हम कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं? वी कैन हैव द विजाइनल रिंग को हम जो विजाइना में प्लेस करेंगे, एक दो, तो वो क्या करेगी कि वो ओवुलेशन नहीं होने देगी, उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो एग की प्रोडक्शन नहीं होने देंगे। ठीक है, और क्या है, बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिसमें वी हैव द ईस्ट्रोजन, हम उनकी जो है पढ़ेंगे किस तरह से वो वर्क करती हैं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है उसके अंदर, जो कि एक्चुअली ओवुलेशन नहीं होने देते। ठीक है, देन द बर्थ कंट्रोल पैच, इसमें भी हमारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं जो ओवुलेशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा
हमारे पास जो है प्रोजेस्टेरोन होता है, हाली प्रोजेस्टेरोन भी हम यूज़ कर सकते हैं, ईस्ट्रोजन के साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्टेबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ओवुलेशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि हम इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। ये इम्प्लांट्स जो है ये भी प्रोजेस्टेरोन के होते हैं, स्किन के नीचे सबडर्मली हम इम्प्लांट कर देते हैं, तो ये भी ओवुलेशन को नहीं होने देते ड्यू टू सम रिलीज ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, फिर क्या है कि उधर से हमने ओवुलेशन को रोक दिया, अब स्पर्म्स को हमने विजाइना में एंटर नहीं होने देना। तो कौन से मेथड्स हो सकते हैं कि हम स्पर्म को एंटर ही ना होने दें विजाइना में? पहली बात तो ये कि हम इंटरकोर्स ही ना करें। ठीक है, और इंटरकोर्स अगर कर भी रहे हैं तो उस फर्टिलिटी पीरियड में ना करें। ठीक है, तो स्पर्म्स को हमने विजाइना में एंटर नहीं होने देना। दूसरा कौन से काम कर सकते हैं कि स्पर्म्स जो है विजाइना में एंटर ना हो? ठीक है, वो तो आपको पता होगा कि कौन सा मेथड होता है, कॉन्डम्स होते हैं। ठीक है, सॉरी ये मैं अभी जो कॉन्डम्स होते हैं ये मेल कॉन्डम्स भी होते हैं अवेलेबल और फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं। दोनों का काम यही होता है कि स्पर्म्स को विजाइना में एंटर नहीं होने देना। ठीक है, देन वी हैव द दिस मेथड। ठीक है, ये आपको पता होगा टेम्परेचर का एक मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, जो है टेम्परेचर, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो फीमेल का जो है एक स्पेसिफिक टाइम पे चेंज हो रहा होता है जिस दौरान वो ओवुलेशन कर रही होती है। ठीक है, तो वो बेसल बॉडी टेम्परेचर को हम ध्यान रखते हैं, जब बेसल बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस पीरियड में इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा कैलेंडर मेथड भी होता है कि उस फर्टाइल विंडो में, वो जो फर्टाइल विंडो है जिसमें फ़ीमेल जो है वो फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उस दौरान इंटरकोर्स को प्रिवेंट किया जाता है। या वी हैव द सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड क्या है, सिंपली कि जब सर्विक्स बहुत ज़्यादा ऐसा थिक सा फ्लूइड रिलीज़ करेगा, इसका मतलब कि अभी फ़ीमेल जो है वो ओवुलेशन कर रही है, इस दौरान हमें इंटरकोर्स को प्रिवेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेथड्स होते हैं जिनसे हम स्पर्म को विजाइना में एंटर नहीं होने देते। देन अगर स्पर्म अंदर आ गया है तो हमने उसका फर्दर पैसेज को ब्लॉक करना है। ठीक है, फर्दर उसका पैसेज हम किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं कि हम कोई चीज़ रखते हैं आगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको डायफ्राम नज़र आ रहा है, स्पर्म्स अंदर आ तो गए हैं। ठीक है, ये स्पर्म्स देखें अंदर एंटर तो हो गए हैं, पहले तो हम एंटर नहीं होने दे रहे थे ना कॉन्डम्स वगैरह के थ्रू, और यहाँ पे हमने क्या किया कि उनको एंटर तो होने दिया, चलो आ जाओ अंदर, लेकिन हमने एक कैप लगा दी है, कोई डायफ्राम रख दिया। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे डायफ्राम, हमने डायफ्राम रख दिया, स्पर्म्स अब अंदर जा ही नहीं सकते। ठीक है, सो जो स्पर्म्स हैं उनका फर्दर पैसेज ब्लॉक हो गया। इसी तरह डायफ्राम के अलावा वी हैव द सर्वाइकल कैप, जैसे आपको ये नज़र आ रही है, दिस इज सर्वाइकल कैप विच ब्लॉक्स द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द सर्विक्स। और साथ में हम जो है सर्वाइकल कैप के अंदर थोड़ा सा स्पर्मिसाइड भी डाल देते हैं कि अगर थोड़ा बहुत स्पर्म्स अंदर आ गए हैं तो स्पर्मिसाइड उनको किल कर दें। ठीक है, फिर क्या है वही कि अगर स्पर्म अंदर आ गए हैं तो उनको हम एक तो एंटर ना होने दें, फर्दर उनका पैसेज ब्लॉक कर दें, साथ में उनको हम पॉइज़न दे दें कि हम उनको मार दें। ठीक है, स्पर्म्स को हम किल कर दें, तो उसके लिए हमारे पास स्पर्मिसाइड्स होते हैं। स्पर्मिसाइड्स डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास आती हैं, लाइक स्पर्मिसाइड जेलीज़ होती हैं, क्रीम्स एंड जेल्स होती हैं, और इंजर्ट्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, सुपोजिटरीज होती हैं, और स्पॉन्जेस होते हैं, फिल्म्स होती हैं, फॉर्म होता है। तो ये सारे जो हैं ये हमारी जो स्पर्मिसाइड्स होते हैं कि जो स्पर्म अंदर आ गए हैं उनको मार दें। ठीक है, किल कर दें। देन वी हैव द कि स्पर्म अंदर आ गए हैं। ठीक है, और अब वो जो है कहाँ पहुँच गए हैं, ओसाइट के पास। ठीक है, तो अब हमने उसकी ओसाइट के साथ मिलने वाला जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसको रोकना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखें यहाँ पे स्पर्म आ गया, लेकिन हमने क्या किया, ये एग पड़ा हुआ है, ये स्पर्म पड़ा हुआ है, अब दोनों के दरमियान में एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं। किस तरह से कि हम फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये लेकिन हमारे टर्मिनल मेथड्स होते हैं, स्टेलाइजेशन मेथड्स हम कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, लाइगेशन कर देते हैं। डिफरेंट हमारी फॉर्म्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि स्पर्म को एग से मिलने ही नहीं दिया, स्पर्म्स अंदर आ तो गए हैं लेकिन ट्यूबल लाइगेशन कर दी हमने। या हम ये कर सकते हैं कि वेजेक्टमी कर दें। वेजेक्टमी भी ऐसी है कि स्पर्म्स जो हैं वो एग से नहीं मिल सकते। देन प्रिवेंट द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ठीक हो गया,
अभी स्पर्म्स oocyte भी बन गया, हमने ओवुलेशन को भी नहीं रोका, हमने स्पर्म्स को अंदर आने से भी नहीं रोका, उनका कोई पैसेज हमने ब्लॉक नहीं किया, oocyte के साथ भी स्पर्म मिल के फर्टिलाइज़ कर चुका है उसको, एम्ब्रियो भी बन गया है। लेकिन अब हमने इम्प्लांटेशन को रोकना है। तो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने वाली हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? इंट्रायूट्राइन सिस्टम्स, जिसमें आपको पता होगा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं। लाइक ये आपको नज़र आ रहा है LNGIUD, ठीक है, लिवोनॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये हार्मोनल होती है, ठीक है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसके अलावा भी है कॉपर IUCD। कॉपर जो है ये एक्चुअली वो हार्मोनल होता है LNGIUS, और इसके अलावा कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है। ये दोनों यही करती हैं कि स्पर्म्स जो है उन्होंने मतलब जो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, ठीक है। फिर हमारा जो है ये सारे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हो गए, किस तरह से हम कर सकते हैं इनका। हमने उसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देख लिया। अब हम देखते हैं कि सेफ्टी एंड इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिकेसी, ठीक है। इसमें कोई खास बुक में कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनको जो है उनकी एफिकेसी अच्छी होनी चाहिए और उनको इफ़ेक्टिव होना चाहिए, सिंपल। उसके बाद सेफ्टी, हमारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ना उनको सेफ़ होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपके पास बुक में एक टेबल बना हुआ है 6.2। अब उस टेबल के अंदर सिंपली ये है कि हमारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनकी 4 कैटेगरीज होती हैं, और बहुत ही आसान है। जो कैटेगरी 1 होती है ना उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने में कोई मतलब फ़ीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही है उसको कोई मसले की बात नहीं है, वो विदाउट एनी प्रॉब्लम उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ कर सकती है, नो रिस्ट्रिक्शंस इन यूजिंग, ठीक है। और कैटेगरी 4 में क्या है कि वो उसके एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि वो ये वाले हार्मोनल मेथड्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकती, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। कैटेगरी 1 में क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कैटेगरी 4 में क्या है, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू यूज़ दीज मेथड्स, ठीक है। जो कैटेगरी 4 है उसमें क्या है कि मेथड जो है उनके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और उनके एडवर्स रिएक्शंस कम है, ठीक है, तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और कैटेगरी 3 क्या है कि रिस्क ज़्यादा है, बेनिफिट्स कम है, ठीक है, मतलब कि उसको यूज़ करने में उसको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे फीमेल को और बेनिफिट्स कम होंगे। अब जो कैटेगरी 4 है उसकी बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है टू यूज़ दीज मेथड्स, ठीक है। तो ये आपका UQ आया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी 4 में लोग आते हैं जिनको जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सबसे पहले ये कि फ़ीमेल की एज ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा की फ़ीमेल है और स्मोकर है, स्मोकिंग करती है। फिर इसके अलावा क्या है कि उसका BP जो है वो 160/100 से ज़्यादा रहता है, हाइपरटेंसिव है फीमेल, उसको वास्कुलर डिजीज़ है। फिर क्या है कि उसको हिस्ट्री है, करंट हिस्ट्री ऑफ द थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स लाइक डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एंड माइग्रेन। अगर फीमेल को ये सारी जो है डिजीज़ की करंट हिस्ट्री चल रही है तो उनको हम ये मेथड्स यूज़ नहीं करवा सकते। देन वी हैव कि उसको रिस्क फैक्टर्स हैं प्रेजेंट किसके लिए, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ के लिए। जो उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं आपको पता होगा कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। CVD के लिए अगर उसके पास प्रेजेंट है तो हम ये यूज़ नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं यूज़ करवाएंगे, क्योंकि ये जो हार्मोनल मेथड्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं दे कॉज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो अगर फीमेल को ऑलरेडी ये सारी जो है हिस्ट्री है DVT की, माइग्रेन की, MI की, स्ट्रोक की, तो ऐसी फीमेल को हमें देने चाहिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये तो और ज़्यादा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवाएंगी और फीमेल जो है फर्दर बीमार हो सकती है, तो इस वजह से नहीं देंगे। थ्रोम्बोजेनिक म्यूटेशंस है फीमेल के अंदर करंटली ब्रेस्ट कैंसर चल रहा है, ठीक है। आपको पता है ना कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं ER पॉजिटिव, ईस्ट्रोजन पॉजिटिव, कुछ प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली जब हम ये हार्मोनल मेथड्स फीमेल्स को दे रहे होंगे जिनके अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है तो वो तो ब्रेस्ट कैंसर को और ज़्यादा करवाएंगे। तो इस वजह से करंट हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है अगर फीमेल की है तो उसको नहीं देंगे हम ये मेथड्स,
ठीक है। इसके अलावा अगर फीमेल को एक्टिव वायरल हेपेटाइटिस चल रहा है, सर्होसिस है, उसका लिवर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, या बिनाइन एंड मैलिग्नेंट लिवर ट्यूमर्स चल रहे हैं, तो उसमें भी हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि लिवर तो हमारा ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर रहा होता है, और अगर हमारी ड्रग्स जो है मेटाबोलाइज लिवर नहीं कर पाएगा, अगर वो बीमार है, लिवर बीमार है, तो इट कैन नॉट मेटाबोलाइज आर ड्रग्स, और अगर मेटाबोलाइज नहीं करेगा तो हमारी ड्रग्स जो है उनके एडवर्स रिएक्शंस बॉडी में ज़्यादा होंगे, बिकॉज दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव फॉर्म्स। ठीक है। देन प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में हम ये वाली ड्रग्स नहीं देंगे। ठीक है। देन द लेस देन 6 वीक्स पोस्टपार्टम ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि अगर लैक्टेटिंग मदर आपके पास आ जाती है एंड शी वांट्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो आप उसको वो वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं देंगे जिसके अंदर ईस्ट्रोजन होगा। ठीक है। उसको खाली प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स दे सकते हैं, वो हम देखेंगे कौन सी देते हैं लैक्टेटिंग मदर्स को। लेकिन अगर एक फ़ीमेल है, पोस्टपार्टम में है और लेस देन 6 वीक्स में, और ब्रेस्ट फीडिंग है, लैक्टेटिंग करवाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसको हमने ये मेथड्स नहीं देने। ठीक है। सो ये आपका UQ है कि व्हाट आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर यूज़ ऑफ दीज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंबाइंड। ठीक है, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो है इंटरेक्शन विद अदर मेडिसिन्स। जब आप किसी फ़ीमेल को कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे रहे होते हो, तो आपके बैक ऑफ माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि वो कोई और ड्रग्स तो यूज़ नहीं करे। ठीक है। तो आप उसकी हिस्ट्री लेते हुए पूछोगे कि ड्रग हिस्ट्री में, आपको पता है कि हिस्ट्री का एक पॉइंट होता है कि ड्रग हिस्ट्री लेनी होती है, कि आप पहले से कोई दवाई इस्तेमाल तो नहीं कर रही किसी बीमारी की वजह से। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये कहती है कि मैं तो एपिलेप्सी की पेशेंट हूँ, ठीक है, और मैं तो एंटी कन्वर्जेंट्स यूज़ करती हूँ। या वो कहती है कि मेरा रिसेंट कोई सर्जरी हुई थी, उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दी हुई हैं। ठीक है। या वो आपको कहती है कि मुझे कोई फंगल इन्फेक्शन चल रहा है, मैं उसके लिए दवाई ले रही हूँ, एंटी फंगल्स ले रही हूँ। या कोई फीमेल आपको कहती है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ और मैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले रही हूँ। ठीक है। तो आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये जो ड्रग्स होती हैं, अगर आप इन फीमेल्स को जो कि ये ड्रग्स ले रही होती हैं, आप इनको अगर दे देते हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो क्या होगा? ये जो ड्रग्स होती हैं ना, ये चारों ड्रग्स, इनमें आपकी बुक में कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि इनमें कौन कौन सी दवाइयाँ मोस्टली होती हैं। ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं कि लिवर का जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है ना, उसको इंड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको पता है, वो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करेगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। तो ऐसी फीमेल्स को आप जितनी मर्ज़ी बाहर से कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगी, क्योंकि लिवर के एंजाइम जो है वो हाइपर एक्टिव हुए हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो मेटाबोलाइज कर देंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को। तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स की डोज को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो फीमेल को कॉन्ट्रासेप्टिव्स चाहिए अगर शी डोंट वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है, तो आप उसको अगर कॉन्ट्रासेप्टिव दोगे भी अलॉन्ग विद दीज ड्रग्स, अगर वो ये यूज़ करी है, तो उसको कॉन्ट्रासेप्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको कोई और कॉन्ट्रासेप्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा कि आप उसको इन कंबाइंड हार्मोनल पिल्स के बजाय कुछ और दोगे। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कॉपर IUCD दे सकते हो आप फीमेल को, शिफ्ट टू अदर चीज़ें। ठीक है। तो आपके पास अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उनकी तरफ शिफ्ट कर जाए। सिंपली अगर फीमेल अगर ड्रग्स ले रही है तो इतने मसले की बात तो है नहीं, आपके पास और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। आपको पता होगा कि हमारी ये जो ड्रग्स होती हैं, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में इनकी ये थोड़ी बहुत मतलब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नोज़िया, वॉमिटिंग की GIT साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ लोगों को हेडेक होता है, कुछ लोगों को नॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। मूड स्विंग्स आते हैं कुछ लोगों को, टायर्डनेस, मतलब ये ज़्यादा फीमेल्स ऐसे ही करती हैं। पता है क्या, आपको पता है ना, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये हमारी मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन भी कर रही होती हैं। तो बहुत सी ऐसी फीमेल्स होती हैं, मतलब मेरी नज़दीक में भी है कि उनको दिया जाता है। ठीक है। वो आती हैं आपके पास प्रॉब्लम लेके कि जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है, और मतलब जब से मेरी डिलीवरी हुई है, उसके बाद से मेरी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी और वैसे भी उनकी मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन करवाने के लिए हम उनको कंबाइंड फॉर्म में पिल्स दे देते हैं। अब वो क्या करती हैं, उनको ये साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं कि मूड स्विंग्स के और नौज़िया, वॉमिटिंग के, दिल ख़राब होता है। तो वो क्या करती हैं कि वो जो है ना, छोड़ देती हैं ड्रग्स।
ठीक है, उनको नहीं पता होता कि हम पिल्स छोड़ देंगे तो हमारी तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और ज़्यादा हो जाएंगी। तो उनको आपने बता के भेजना होता है कि आपको जो हम ड्रग्स पर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इससे आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ और वॉमिटिंग फील होगी, बट यू शुड नॉट लीव योर ड्रग्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, अच्छा ये ले पता, इसको ख़त्म करें, 20-21 दिन बाद उसको जो है छोड़ें और मेंस्ट्रुएशन आने दें। ठीक है, साथ में कुछ नहीं बता के बेचते इसकी साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होंगे, तो आपने उस केस में क्या करना है, अपनी पिल मिस नहीं करनी। बेशक आपको जितनी मर्ज़ी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आएँ, उसको जस्ट आप रखें, ठीक है, साइड पे रखें, इतने मसले की बात नहीं है। और कुछ फीमेल्स को लगता है कि जब से हमने ये पिल्स खानी शुरू की हैं तब से हम मोटी हो गई हैं, वेट गेन हो गया हमारा। तो उनको समझाएं कि वेट गेन इज़ नॉट कि इसकी वजह से आपको पता है उसके साथ मेटफॉर्मिन भी देते हैं कुछ फीमेल्स को, ग्लूकोफेज 3 मंथ्स का कोर्स होता है वो साथ में देते हैं। तो इतने मसले की बात नहीं होती जो है, वैसे तो नहीं देते वेट गेन, इतने मसले की बात नहीं होती। जबकि पिल्स छोड़ती हैं वो, तो वो वेट गेन अगर थोड़ा माइनर सा इंक्रीज़ हुआ भी होता है ग्राम्स में, तो वो ठीक हो जाता है, फिर रिवर्सिबल है। ठीक है, वेट गेन इज़ नॉट कि ज़रूरी होगा इन फीमेल्स का। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सही तरह माइंड क्लियर करके भेजा करें पेशेंट्स का, क्योंकि अगर वो पिल्स छोड़ देंगी तो उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और ज़्यादा होंगी। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यू है कि नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। आपके पास बुक में टेबल बना हुआ है 6.4, उसमें लिखा भी हुआ है कि आपकी जो है आपको पता है ये जो पिल्स होती हैं कंबाइंड फॉर्म में, इनका ना सिर्फ ये फ़ायदा है कि ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती हैं, बट इसके अलावा और भी फ़ायदा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से करती हूँ, मैं बताती हूँ।